हेलो एवरीवन। कल हमने आपके बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके अंदर हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग उसके 3 फीचर्स होते हैं। पहला पॉइंट था कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती हैं जो उन्हें पूरे करनी होती हैं। तो कल हमने पढ़ा भी था कंज्यूमर के 6 राइट्स के बारे में हमने पढ़ा भी था। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, ऐसे 6 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, 6 राइट्स हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी कंज्यूमर की टोटल 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, बल्कि आप लोग टॉपिक ही नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उसका नाम है रिमेडीज़ और रिलीव्स। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कोई एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, किसी का लॉस हो जाता है, तो उस केस में उन्हें कंपनसेशन जो मिलता है, किस किस तरीके से कंपनसेशन उनको मिलता है। तो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आज का है वो है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। जो भी और जितने भी कंज्यूमर के राइट्स हैं जो भी उन्हें ग्रांट किए गए हैं, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ये जितने भी राइट्स हैं सिर्फ तभी यूज़फुल होंगे जब कंज्यूमर इनका यूज़ भी करेगा। अगर कंज्यूमर इसका यूज़ ही नहीं करता तो उसके राइट का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आप अपनी नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिमिलर वे में अगर आपको जो राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, अगर आपका उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह से कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। मतलब कि यूज़ कैसे कर सकते हैं आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है आपके राइट्स के बारे में। एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपका राइट का एक तरह से यूज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोशियस कंज्यूमर। कोशियस का मतलब एक तरह से हिंदी में हो सकता है कि सावधान, काफ़ी सतर्क रहता है। कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द सेलर। जो भी वर्ड सेलर यूज़ कर रहा है, जो भी सेलर एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है, उसकी बातों पे कंज्यूमर को अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी, यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेलर। इससे मतलब क्या है कि कंज्यूमर को अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए किसी की बात पर भी। उसे पूरा हक है पूरी इंफॉर्मेशन गेट करने का, किसके बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी एंड प्राइस के बारे में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंस। अब मैं इनका पहले वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स और रिड्रेसल का मतलब होता है कि उनका कुछ सॉल्यूशन लेना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर जो है एक तरह से इग्नोर कर देता है किसी भी लॉस को कि भाई कि क्या फ़र्क पड़ता है, 500-600 का तो लॉस है, 5000 का तो लॉस है, अब कौन धक्के खाएगा, कोर्ट में जाएंगे धक्के खाएंगे, होना कुछ है नहीं। कई बार कंज्यूमर ऐसा सोचता है, लेकिन most of the time consumer ignores loss he suffers on the purchase of defective goods or service, but this attitude of not filing complaint encourages corrupt businessman। अगर हम किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करते हैं तो उसे ये लगने लग जाता है कि भाई कि हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम और ज़्यादा वो जो एक्टिविटी वो कर रहा था उसको एनकरेजमेंट मिलती है और वो और ज़्यादा करने लग जाएगा। तो एक तरह से वो लो स्टैंडर्ड की डिफेक्टिव गुड जो होंगे वो सप्लाई ज़्यादा करेगा और कंज्यूमर को उससे अगेंस्ट में कंप्लेन करनी ही चाहिए, चाहे उसका लॉस चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। क्योंकि आज का जो छोटा लॉस है वो कल के दिन बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आपका ना भी हो किसी और का भी हो सकता है। तो आपको एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एज ए रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर आपको कंप्लेंट करनी चाहिए अगर आपको कोई लॉस हुआ है किसी चीज़ की वजह से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर मस्ट बी अ क्वालिटी कॉन्शियस। अब कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं कि भाई सस्ता है तो ले लो, क्वालिटी वो इग्नोर कर देते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्व्ड ओनली व्हेन कंज्यूमर स्टॉप्स कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, मतलब जल्दी में या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कि क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको मैंने शायद बुक में एग्जांपल लिखा है कि नहीं लिखा, मैं आपको बाद में भेजूंगा ग्रुप में। उसमें 4 पानी की बोतल्स हैं, एक तो है बिस्लेरी जो कि ओरिजिनल है, बाकी 3 उसके डुप्लीकेट्स हैं, ब्रिस्लेरी, ब्रिस्ली,
ऐसे ऐसे नाम से डुप्लीकेट बना रखी हैं, लेकिन वो क्वालिटी वाइज वैसे उसके कैपेबल नहीं है, उसके इक्वल नहीं है। अगर क्वालिटी उसके इक्वल होती तो वो उसका नाम कुछ और ही होता है, किसी और के नाम के सारे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। वाइल परचेजिंग गुड्स कस्टमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क्स, जैसे कि अगर आपने कहीं देखा होगा कि ISI मार्क होता है, ISO मार्क होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ एक तरह से ओरिजिनल है, क्वालिटी एक तरह से अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज़ द्वारा। तो कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, अपनी हेल्थ के साथ में कुछ समझौता नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टू नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप सभी को पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि भाई इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है। जैसे कई बार एक आपको तो मैं इसमें एग्जांपल ले ही सकता हूँ, जैसे कि क्रीम लगाने से गोरे हो जाओगे, तेल लगाने से बाल आ जाएंगे, या क्या कहते हैं वो बोर्नविटा या हॉर्लिक्स पीने से आप लंबे हो जाओगे, या फिर कुछ एक चीज़ आती है पता नहीं क्या होती है, उसको यूज़ करने से आप बहुत एक IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। लेकिन ऐसा ये सिर्फ एक चीज़ बेतुकी होती हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कंज्यूमर को हमेशा ही एक्चुअल यूज़ और जो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ दिखाया जा रहा है उसको कंपेयर करना चाहिए। और जब भी उसे लगे कि भाई एक तरह से कुछ गलती है या कुछ गड़बड़ी है एडवर्टाइजमेंट में, उसको स्पॉन्सर के नोटिस में लाना चाहिए कि और उसे इंसिस्ट करना चाहिए कि उस एडवर्टाइजमेंट को वो रोक दे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं करता है, कि सबको लगता है कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा क्या घर से जा रहा है, अगर हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं खरीद रहे हैं, हम लेकिन कंप्लेन क्यों करेंगे। तो इसी वजह से ही आज के टाइम पे बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये कह के छोड़ देते हैं कि हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है, या रोड पे कोई कुछ भी हो रहा है, इलीगल या क्रिमिनल कुछ भी हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, तो आप अगर देख भी रहे हैं तो आप ये कह के छोड़ देंगे कि हमारा क्या जा रहा है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को रोकना। जैसे एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत चीज़ दिखाई जा रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रोकना कंपेयर करने के बाद में, जो कि आज के टाइम में कोई भी पूरी नहीं कर रहा है। इसी वजह से इतना नुकसान होता है हर साल। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंसिस्ट ऑन कैश मीमो। कैश मीमो का एक तरह से मतलब होता है कि बिल या रिसिप्ट जो हमें मिलती है वो एक तरह से कंज्यूमर का हक है कि उसे मिलनी चाहिए। वो अगर मतलब एक तरह से जो कैश मीमो होता है वो एविडेंस या प्रूफ बोल सकते हैं परचेज का, कि उसने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसने पेमेंट की है। टू फाइल कंप्लेंट कंज्यूमर नीड्स एविडेंस ऑफ द परचेज, मतलब कि कंप्लेंट करने के लिए कंज्यूमर को एक तरह से एविडेंस चाहिए होता है, कि भाई एक तरह से प्रूफ चाहिए होता है कि जिसने उसने पेमेंट कर रखी है। सेलर भी एक तरह बाउंड होता है कि चाहे अगर बायर मांगे या ना मांगे उसको कैश मीमो देना ही देना है। अगर कोई कैश मीमो देने से मना कर रहा है तो आप वैसे ही उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सो एज टू एजुकेट कंज्यूमर्स इन वाइड नंबर्स। एक तरह से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, अगर हम वाइड नंबर पे हैं, हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, तो हम एक सोसाइटीज़ बनाए जिससे कि अलग अलग कंज्यूमर्स को एजुकेट भी कर सके, उनको अवेयर भी किया जा सके। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको रिस्पेक्ट दी जाए, जिससे कि हम अवॉइड वेस्ट लिटरिंग। लिटरिंग का यहाँ पे मतलब होता है जलाना। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए हमें एज ए कस्टमर। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड चूज़ ओनली लीगल प्रोडक्ट्स। अब ब्लैक मार्केटिंग आपको मतलब पता है कि क्या होता होगा, शायद से लास्ट आप बहुत टाइम पहले की बात है जब मूवीज़ में ऐसा होता था कि दो बाहर टिकटें बिकती थी। और ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक तरह से ब्लैक में सामान बिकना। फॉर एग्जांपल कि मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बहुत कम हो रही है और आपको वो चीज़ इजीली मिल पा रही है ब्लैक मतलब कि महंगे रेट पे, तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग का मतलब होता है कि जैसे जो आपके जगह जगह पे सड़कों पे या फिर कहीं कहीं पे दीवारों पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होर्डिंग। हमें सिर्फ एक तरह से लीगल और ओरिजिनल प्रोडक्ट से यूज़ करने चाहिए, उन्हीं को ही यूज़ करना चाहिए और इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए कि ये हम ना करें। फिर से हमारा लास्ट पॉइंट है बी अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। जितने भी वेराइटीज़ के गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में, हमें उनसे अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ब्रांड का चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलीफ्स एंड रेमेडीज़ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अगर किसी भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या उसका कोई लॉस हो जाता है किसी भी तरह का, उसका लाइफ का या प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज़ का,
तो उसके बाद में उसे क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती हैं या क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, उसे क्या क्या एक तरह से किस वे में कंपनसेशन मिल सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स, एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स। जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदा है उससे उसका डिफेक्ट दूर किया जाएगा, एक तरह से जो उसकी कमियाँ थी, उसकी जो खराबी थी वो दूर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स। जो भी उसने चीज़ खरीदी है उसको बदल के दूसरी एक नई चीज़ दे दी जाएगी सिमिलर वे में। फिर रिफंड ऑफ द प्राइस पेड। जो भी उसने पैसा पे किया था उसके रिटर्न में उसको पूरा पैसा पे कर दिया जाएगा। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी वो ट्रेड प्रैक्टिसेस दुकानदार कर रहा था या मार्केटर कर रहा था उस पर रोक लगा दी जाएगी, वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, दोबारा वो चीज़ नहीं करेगा। अगर कोई मिलावट कर रहा था तो मिलावट आगे से वो नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूएंस हो जाएगी उसमें। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। जैसे हमने बात की रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम गुड्स, अब यहाँ पे फ्रॉम सर्विस। सर्विस के अंदर से अगर कोई कमी है तो उसे दूर कर दी जाएगी। कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड। अगर किसी को लॉस होता है या फिर कोई इंजरी होती है उसके बदले में जो भी उसका कोई मेडिकल कोई भी खर्चा होता है तो उसका कंपनसेशन उसे दिया जाएगा। स्टॉपिंग सेल ऑफ हज़ार्डियस गुड्स। वो गुड्स, जैसे आपको शायद मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि कुछ 5-6 साल के अंदर की बात है, मैगी जो है आप सभी को जानते ही हो मैगी क्या होता है। तो मैगी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को एक तरह से सेल उसे रोक दी गई थी क्योंकि उसमें लेड पाया गया था, तो इस वजह से उसकी सेल रोक दी गई थी क्योंकि उस एक तरह से यूज़ कर रहा है हेल्दी नहीं था। विड्रॉवल ऑफ हज़ार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में से जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैगी के वो सारे विड्रॉ कर लिए गए थे, एक तरह से सेल के लिए बिल्कुल रोक दिए गए थे और सारे मार्केट में से वापस मंगा लिए गए थे जिससे कि उनका यूज़ और कोई ना कर सके और किसी को लॉस ना हो सके। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू द ग्रीव्ड पार्टी। ग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है जिस पार्टी को लॉस हुआ है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, उस पार्टी को एक तरह से एडिक्वेट कॉस्ट पे की जाएगी जो भी उसका खर्चा आया है मेडिकल वे में या उस चीज़ को खरीदने में, पूरा कंपनसेशन उसको दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इशू कर देती है मार्केट में तो उसके बाद में उसे ठीक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट भी उसे ज़रूर इशू करनी चाहिए। उसकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कंज्यूमर का राइट भी है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है टू पे एनी अमाउंट जो कि डिफेक्टिव गुड्स के सर्विसेज के 5% जो उसका प्राइस है उससे कम नहीं होना चाहिए और हम उसे पे करेंगे किसी कंज्यूमर वेलफेयर को, फंड को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक तरह से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में पे किया जाएगा कंज्यूमर्स को किसी लॉस के केस में। तो ये थी हमारी 10 कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड 11 पॉइंट्स ऑफ रिलीफ और रेमेडीज़ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है और कल आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है। 3 ही टॉपिक है इसमें, 3-4 ही टॉपिक हैं तो, और चारों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चारों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको चारों टॉपिक बहुत समझ के ही करने हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो पूरा होता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिलीफ एंड रेमेडीज़। थैंक यू।